हेलो। हेलो, साउंड आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. हेलो, Hello, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। अच्छा, तुम लोग पहले ये बताओ कि तुम लोग टेस्ट वगैरह क्यों नहीं दे रहे हो? हम्म, मैं तो दे रहा हूँ sir. नहीं मतलब जो नहीं दे रहा उनके बारे में पूछ रहा हूँ। सर मेरा पहले वाला मिस हो गया था, मुझे लगा लाइव क्लास लेके टेस्ट लो। दूसरा वाला दे दिया सर। जैसे आज के टेस्ट में, मतलब पहले वाले टेस्ट में तो बहुत कम लोग दिए थे, आज के टेस्ट में तब भी थोड़े लोग दिए। और कुछ लोगों के जिन्होंने टेस्ट दिए उनके थोड़े कम मार्क्स आए, तो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि किस वजह से कम आ रहा है। तो आरना, बताओ भाई। Yes, sir. तुम्हारे कम मार्क्स क्यों आए आज के टेस्ट में? सर एक्चुअली मैंने टेस्ट खोला था बट मैं दे नहीं पाई थी। तुमने टेस्ट नहीं दिया था? नहीं सर, मैंने बस पेपर खोला था बट मैं दे नहीं पाई थी। ओके। अच्छा, ऋषिता, तुम्हारे कम क्यों आए? रुको देखता हूँ। ऋषिता, यस सर। बताओ बेटा, समझ में नहीं आ रहा जो पढ़ाया जा रहा है? सर मुझे पता चल रहा था कि इसमें मतलब डोमिनेटिंग कंसेप्ट लगाना है, इसमें हॉस्पिटल रूल लगाना है, पर सिंप्लीफाई नहीं हो रहे थे इक्वेशंस। देखो, जब तक तुम घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। घर पे प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आदित्य प्रभाकर, तुम्हारा क्या सीन है? सर वही प्रैक्टिस कम थी। प्रैक्टिस करो भाई, किस दिन का वेट कर रहे हो तुम लोग? तो उस दिन मेरे iOS पे वो ऐप मुझे OMR शीट मिल ही नहीं रहा था। एंड्रॉइड पे वापस लॉगिन किया तब मैंने आंसरिंग चालू किया। अच्छा, तो भाई प्रैक्टिस करो, मतलब नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगी तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये मैं क्लियर कट बोल दे रहा हूँ। अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम केवल बैकलॉग्स क्रिएट करते रहोगे तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारे लिए। फिर तुम हाथ पैर जोड़ते रह जाओगे लेकिन कोई कुछ नहीं तुम्हारी हेल्प करने आएगा। इसलिए अभी तुम्हारे पीछे लगा जा रहा है तो उसका इम्पोर्टेंस समझो। समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर। मैं तुम लोग को, रुको, यही टेस्ट मैंने एक दूसरे बैच में लिया था, उसका मैं तुमको रिजल्ट भेज रहा हूँ तुम्हारे ग्रुप पे। देखो जरा उनका रिजल्ट। हाँ, गया तुम्हारा ग्रुप कौन सा था? बैच 1। देखो भेजा मैंने, सेम टेस्ट था, सेम पेपर था। तुमको अपने मार्क्स में और उनके मार्क्स में डिफरेंस पता चल रहा है? जितने में तुम लोग का हाईएस्ट है उतने में तो 12 लोग निकल गए उसमें शुरू में।
तो ऐसे ही पीछे रहना चाहते हो क्या? और सबने मतलब कंसिस्टेंटली मतलब ऑलमोस्ट सबके 40 के तो ऊपर है ही। 25 स्टूडेंट्स का बैच है, 25-26 स्टूडेंट्स का, और सबने लगभग टेस्ट दिया है। मान लो बस दो बच्चों ने नहीं दिया, आखिरी के 2 बच्चों ने। सो अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो बताओ कि भाई सर मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ताकि उसको सॉर्ट आउट करें। लेकिन रिजल्ट तो चाहिए किसी भी हाल में। समझ में आई बात? यस सर। और जो भी होमवर्क दिया जाए उसको होमवर्क ग्रुप पे सबमिट करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी एक भी होमवर्क ग्रुप पे सबमिट नहीं करता। तो ये लास्ट वार्निंग है तुम लोग के लिए। अदरवाइज फिर इतना स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि तुम्हारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो पढ़ाई किया जाए। सो यस सर। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, सो तुम लोग से एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम लोग अब मैच्योर हो चुके हो। अब तुम लोग के पीछे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हर बच्चे से पूछूं कि भाई तुमने होमवर्क किया कि नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। तुमको करना पड़ेगा वो होमवर्क, जो होमवर्क दे दिया जाए वो करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज आज के टेस्ट में जो जो क्वेश्चंस नहीं बने, ठीक है, मैं क्वेश्चन का पीडीएफ भी तुम लोग के ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस तुम्हारे रॉन्ग हुए या तुमसे नहीं बने, सब लोग जो है उसका सलूशन भेजोगे होमवर्क ग्रुप पे। चलेगा। यस सर। ठीक है, से कितने 40 पार्टिसिपेंट्स है, तो आई वांट कि सबका होमवर्क आना चाहिए। सब लोग लग जाओ भाई, एकदम से लग जाओ किसी भी तरीके से, हल्के फुल्के में मत लो, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ठीक है, और ऐसा तुम लोग को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम लोग कर सकते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ यू आर कैपेबल। इसलिए आज का टेस्ट भी टफ दिया था मैंने, दैट वाज अ टफ टेस्ट, कोई इजी क्वेश्चन नहीं थे उसमें, लेकिन लेकिन एटलीस्ट कम से कम मतलब मैं ये तो एक्सपेक्ट करूंगा ना कि यार तुम लोग कम से कम अटेम्प्ट तो करो। 40 बच्चों का बैच है और उसमें अगर केवल 7 या 8 या 10 बच्चे अटेम्प्ट करते हैं तो दैट इज नॉट डन। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं टेस्ट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है तो वो बताओ कि सर नहीं इतना हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे, तो उसको भी हम लोग कम करेंगे। जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो बताओ, लेकिन एनी हाउ करना तो है, अच्छे से करना है। चलो ओके, सो आज से सब लोग फिर से एक नई एनर्जी के साथ शुरुआत करोगे तुम लोग, समझा? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके चलो। अच्छा, जो लास्ट जो लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था वो तुम लोग को क्लियर है? हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अपने जो है
कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़ रहे थे, और उसमें बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने। तो अब आज जो टॉपिक है, आज थोड़ा हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो आज का टॉपिक का नाम है, पहले मैंने ये पढ़ाया था क्या तुम लोग को, रीजन फॉर डिसकंटिन्यूटी? नहीं, चलो। सो पहला टॉपिक है आज रीजन फॉर डिसकंटिन्यूटी। रीजन फॉर डिसकंटिन्यूटी। तो रीजन फॉर डिसकंटिन्यूटी में बेसिकली 3 रीजंस होते हैं। इसमें पहला रीजन होता है कि अगर LHL और RHL तो इक्वल हो जाए, लेकिन वो f ऑफ a के बराबर ना हो, या f ऑफ a डिफाइंड ही ना हो, तो उस केस में हमारा फंक्शन जो है वो क्या कहलाएगा? डिसकंटीन्यूअस कहलाएगा एट x इज इक्वल टू a। ठीक है। सो अगर LHL और RHL इक्वल हो जाए, लेकिन वो f ऑफ a के बराबर ना हो, या f ऑफ a डिफाइंड नहीं होगा, तो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा? डिसकंटीन्यूअस कहलाएगा x इज इक्वल टू a। से फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैं ये लिखूं f(x) इज इक्वल टू sin x by x, x नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 if x इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ f(x) at x is equal to 0। Discuss the continuity of f(x) at x is equal to 0। तो continuity चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। What do we do for checking continuity? इसी पॉइंट पे लिमिट निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं और उसको फंक्शन वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो देखो, जब मैं लिमिट निकालता, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x by x, ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये क्या आता? ये 1 आता। अच्छा, यही LHL भी होता और यही RHL भी होता, और मैं f ऑफ 0 निकालता तो वो क्या था? 2 आ जाता। दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। सो LHL और तो ये वाला सिनारियो हो गया, LHL इज इक्वल टू RHL बट इट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a। तो हम लोग क्या कहते? अपने कहते कि f(x) इज डिसकंटीन्यूअस। एट x इज इक्वल टू 0। ये से एग्जाम्पल 1 था हमारा। ठीक है। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल 1 समझ में आया। यहाँ पे LHL और RHL तो इक्वल है, लेकिन वो फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं। अगर कोई पूछे कि फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, तो मैं क्या कहूंगा? f ऑफ 0 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। f ऑफ 0 एग्जिस्ट कर रहा है भाई। अच्छा, अब जैसे मान लो मैं तुम्हारे सामने दूसरा एग्जांपल लिखूं, f(x) इज इक्वल टू sin x by x। डिस्कस continuity of f(x) at x is equal to 0। Discuss continuity of f(x) at x is equal to 0। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जब मैं x is equal to 0 पे लिमिट निकालता, तो वो तो क्या आता? 1 आ जाता, वो अपना 1 आ जाता। अच्छा, अगर मैं f ऑफ 0 निकालूं, अब f ऑफ 0 के लिए भी हम लोग को यही डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई अलग से डेफिनेशन तो दिया है नहीं इन्होंने। तो जब मैं f ऑफ 0 निकालता तो होता क्या कि डिनोमिनेटर 0 हो जाता। अच्छा, न्यूमरेटर भी 0 हो जाता।
तो डिनोमिनेटर अगर कहीं भी जीरो हो जा रहा है, वॉट एवर मे बी द न्यूमरेटर, जीरो हो या ना हो, ये वाली चीज क्या होती? Not defined. नॉट डिफाइंड होती। ये वाली चीज आपकी होती नॉट डिफाइंड। तो देखो जैसे ये LHL होता और ये RHL भी होता, तो यहाँ पे तो LHL और RHL तो इक्वल है, 1 के बराबर है, लेकिन f ऑफ 0 नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सेकंड वाला सिनारी हो जाता, ये वाला, कि LHL इज इक्वल टू RHL बट f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, Yes, sir. ओके गुड। अच्छा, इसका अगर तुम ग्राफिकली देखो, जैसे अगर मैं इसका ग्राफ बनाता ना 0 के अबाउट, तो इसका ग्राफ पता है कैसे बनता? ये 1 होता और यहाँ पे क्या होता? 2 होता, f ऑफ 0 2 होता और ये 1 की तरफ जा रहा होता। अच्छा, इसका ग्राफ पता है कैसा बनता? इसका ग्राफ बच्चों कैसा बनता? हाँ सर। ये बन रहा होता बस। f ऑफ 0 पे वैल्यू क्या होती? f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती? वो तो डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड नहीं होगा। डिफाइंड नहीं है। देखो पिछले वाले केस में f ऑफ 0 2 था, तो मैंने 2 पे वैसा हॉलो सॉलिड सर्कल कर दिया था। यहाँ पे 1 पे हॉलो सर्कल ही है, यहाँ पे सॉलिड सर्कल नहीं है। इसका ग्राफ ऐसा होता है। ओके, सो ये लिख लिया तुम लोगों ने? यस सर। Yes, sir. सो दिस वाज द फर्स्ट रीजन। फर्स्ट रीजन में क्या था कि LHL और RHL इक्वल है, लेकिन प्रॉब्लम किसके वजह से क्रिएट हो रही है? f ऑफ F a of A से। f ऑफ a से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सेकंड रीजन है, सेकंड रीजन इज LHL और RHL इक्वल ही नहीं है। अगर LHL और RHL इक्वल नहीं है, नो मैटर अबाउट f ऑफ a, f ऑफ a क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, फर्क ही नहीं पड़ रहा। सो अगर LHL और RHL इक्वल नहीं है और f ऑफ a मैटर नहीं करता, तो उस केस में भी हमारा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाता है एट x इज इक्वल टू a पे। जैसे अगर मैं तुमको एक परफेक्ट एग्जांपल दिखाऊं, तो जैसे मान लो f(x) इज इक्वल टू, तुम लिख लो से gif ऑफ x। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है वो कौन सा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। और बोला गया है कि डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ f(x) at x is equal to 3। Discuss the continuity of f(x) at x is equal to 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं बताओ? x is equal to 3 पे LHL निकालते हैं। तो LHL कितना आता है भाई 3 पे? 2। सर 3 क्यों आता है? 2 आता सर। 2 आता, सबको क्लियर है? अच्छा, 3 पे मैं RHL निकालता, सर वो 3 आता। वो 3 आ जाता भाई। तो यहाँ पे LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो पहला ही स्टेप गड़बड़ हो गया कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो अगर LHL और RHL इक्वल नहीं है, तब भी हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये दूसरा रीजन हो गया डिसकंटिन्यूटी का। पहला रीजन क्या हुआ कि जो गड़बड़ी क्रिएट कर रहा था वो कौन सा गड़बड़ी क्रिएट कर रहा था? f ऑफ a। और दूसरा रीजन क्या था कि जो गड़बड़ी क्रिएट हो रही थी वो लिमिट्स की वजह से ही गड़बड़ी क्रिएट हो रही थी। अच्छा, तीसरा रीजन जो होता है
वो क्या होता है? थर्ड रीजन इज इफ fx वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू ऑसिलेट करे अबाउट x इज इक्वल टू ए। अगर फंक्शन की वैल्यू ऑसिलेट करे अबाउट x इज इक्वल टू ए, तब उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होता है। क्यों? अगर फंक्शन की वैल्यू ऑसिलेट करती है x इज इक्वल टू ए पे, उसका क्या मतलब होता है कि लिमिट एट x इज इक्वल टू ए डज नॉट एग्जिस्ट होगी। लिमिट एट x इज इक्वल टू ए डज नॉट एग्जिस्ट होगी। ठीक है, और जैसे ही लिमिट का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, जैसे ही हमारे लिमिट्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, तो हम लोग क्या कह देंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कुछ ऐसी बात करूं तुम्हारे सामने, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 प्लस साइन ऑफ 1/x। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि साइन का इनपुट किधर जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। तो अगर साइन का इनपुट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो साइन का आउटपुट क्या करेगा? बोलो बच्चों, साइन का आउटपुट क्या करेगा? सर -1 से और +1 वो तक। -1 से 1 के बीच में जंप करता रहेगा। +1 से -1 के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। तो मतलब साइन का आउटपुट किसी एक फिक्स नंबर की तरफ जा रहा है क्या? नो सर। नहीं, वो किसी एक फिक्स नंबर की तो तरफ नहीं जा रहा। वो तो क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। +1 और -1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। तो जब कोई फंक्शन ऑसिलेट कर रहा होता है, तब उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। सो इफ fx वैल्यू ऑसिलेट एट अबाउट x इज इक्वल टू ए, अबाउट नहीं, एट लिख लो। ठीक है, so these are the three reasons for a function to be discontinuous. ये तीनों रीजन समझ में आ गया? यस सर। तो सर, हाँ बोलो। ये थर्ड रीजन में आपने जो एग्जांपल दिया, उसका लिमिट तो किसी फाइनाइट नंबर तक नहीं जा रहा है। अच्छा, उसका लिमिट, ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए आपने ऐसा लिखा है। हाँ ऑसिलेट किया। लिमिट क्या होता है कि उस फिक्स नंबर की तरफ अगर तुम्हारा फंक्शन जा रहा हो, जिस फिक्स नंबर की तरफ तुम्हारा फंक्शन जा रहा हो, फंक्शन की वैल्यू जा रही है, उस फिक्स नंबर को हम लोग लिमिट कहते हैं। अब तुम सोचो कि तुम्हारा एम ही फिक्स नहीं है, तुम ऐसे 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 जा रहे हो, ऐसे ऐसे, तो तुमसे अगर पूछा जाए कि तुम्हारा एम क्या है, तो तुम बता ही नहीं पाओगे। तुम तो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो फिक्स्ड एम तो बता नहीं पाए। फिक्स्ड एम बता नहीं पाए मतलब फंक्शन जो है वो ऑसिलेट करेगा और उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, इतना क्लियर सबको? यस सर। बच्चों एक बार कमेंट Yes. करो, क्या सबको समझ में आया? क्विकली कमेंट इन द चैट बॉक्स। जैसे होस्ट कौन है? होस्ट को मैं डीजी को बना देता हूँ। चलो, क्या हुआ?
लिमिट इन्फिनिटी टेंडिंग वैलिड होगा, हाँ वैलिड होता है लिमिट। अगर x इन्फिनिटी नहीं, अगर लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तब वो डज नॉट सर एग्जिस्ट। वो डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी के रिस्पेक्ट में आ रहा वो हूँ मैं, कंटिन्यूस बोलना नहीं पड़ेगा। नहीं होगा, कॉन्टिन्यूटी के रिस्पेक्ट में वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। जैसे मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा अभी आगे। ठीक है, इतना क्लियर है? यस दिस इज मेनली फॉर पीरियोडिक फंक्शन। ऐसा कह सकते हैं पीरियोडिक फंक्शन के लिए मेनली होगा, मतलब जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ऊपर नीचे ऑसिलेट करती जाए, तो वहां पे। अब देखो, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लिमिट्स, सॉरी लिमिट्स नहीं, लिमिट कहाँ पढ़ रहा है आपने, तो क्या पढ़ रहा है, कॉन्टिन्यूटी। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है कि a function is said to be continuous at x is equal to a, जहाँ पे x is equal to a एक इंटरमीडिएट पॉइंट है। if on traveling from immediate left to immediate right, we don't have to lift our pen। ठीक है, चलो ये लिखा। यस सर। सो जैसे ये चीज तो मैंने उस समय भी तुम लोग को बताई थी, अगर याद हो तो, जब हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे सर। ग्राफ पढ़ रहे थे तब ये चीज बताई थी। तो बस वही चीज मैंने फिर से लिखी हुई है और कुछ नया नहीं है। अच्छा, अगर पेन उठाने की जरूरत पड़ जाए तो मैं क्या कहूंगा, x इज इक्वल टू ए पे अपना फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि से ऐसा कुछ है हमारा, और हम लोग से पूछा जाए कि x इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू ए। तो मैं क्या करता, x इज इक्वल टू ए पे इमीडिएट लेफ्ट वाला ग्राफ ये होता और इमीडिएट राइट वाला ग्राफ ये होता। तो अगर मैं इमीडिएट लेफ्ट से इमीडिएट राइट जा रहा होता तो ऐसे जाता, फिर पेन उठा के ऐसे जाना पड़ता मेरे को। तो क्योंकि मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ गई, इसलिए मैं क्या कहता, x इज इक्वल टू ए पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता या ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता, कुछ भी कह सकते हो, x इज इक्वल टू ए पे। अच्छा, जैसे मान लो यहाँ पे अगर b होता, ये b होता, और कोई पूछता कि b पे कॉन्टिन्यूअस होता कि डिसकंटिन्यूअस होता, तो इमीडिएट लेफ्ट ये है, इमीडिएट राइट ये है, तो यहाँ से यहाँ पे आने में क्या हो गया, पेन उठाने की जरूरत पड़ी क्या,
नो सर, नहीं पढ़ा। नहीं पढ़े। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू बी पे हमारा जो ग्राफ होता वो कॉन्टिन्यूस ग्राफ होता। x इज इक्वल टू बी पे द ग्राफ शुड बी व्हाट, कॉन्टिन्यूस। समझ में आया इतना? यस। ओके चलो। सो ये तो अब मैं क्या करूँगा, एक क्वेश्चन बनाऊंगा जिसमें एक बड़ा सा ग्राफ बनाऊंगा और उसमें जो है तुमको ये बताना होगा, क्या बताना होगा कि तुम्हारा ग्राफ किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है। सर ये आप पहले करवा चुके हो। करवाया मैं उस समय लिमिट्स हाँ क्या सर, कहती हैं? हाँ शायद, हाँ सर। हाँ नहीं, यहाँ पे अब कॉन्टिन्यूस बताना है तुमको, कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, उस समय तो मेरे को ये बताना था कि ए पे लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ठीक है, सो तुमको क्या करना है, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट ईच ऑफ द पॉइंट। ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, यहाँ पे तुमको कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। अच्छा, तुम लोग में से जिन्होंने अभी वाइज ऐप ज्वाइन नहीं किया है, सब लोग वाइज ऐप ज्वाइन कर लो। ठीक है, होमवर्क ग्रुप पे उसका पूरा लिंक दिया हुआ है, तो जो भी होमवर्क का भी सबमिशन होगा वो अब इसी पे लेंगे, वाइज ऐप पे ही लेंगे होमवर्क का सबमिशन। ठीक है, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, हाउ टू फाइंड द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एंड पॉइंट्स। अच्छा क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एंड पॉइंट्स। चलो पहले इंटरमीडिएट पॉइंट का देख लेते हैं, उसके बाद एंड पॉइंट्स का देखेंगे। ओके, जैसे पहले ए की बात करें तो ए का इमीडिएट लेफ्ट ये है, इमीडिएट राइट ये है। अब देखो तुमको पेन उठाने की जरूरत पड़ जाएगी, तो ए पे तुम्हारा फंक्शन क्या हो जाता, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता। ए पे तुम्हारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता। अच्छा, मैंने 3 टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी डिस्कस की थी, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो
जो ए वाला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में से कौन सा है? तो फर्स्ट वाला f of a is not equal to limit. हाँ, ये फर्स्ट वाला था। अच्छा, बी पे देखो, इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट राइट। देखो ऐसे उठा, फिर पेन उठाने की जरूरत पड़ी, फिर ऐसे गए। फिर f of a डिफाइंड ही नहीं है, f of b डिफाइंड नहीं है। हाँ, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस है। ये भी फर्स्ट टाइप की ही लिमिट है, जहाँ पे LHL और RHL तो इक्वल है, लेकिन f ऑफ b डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे f ऑफ a डिफाइंड था, लेकिन वो लिमिट के बराबर नहीं था। अग्री करोगे सब लोग? यस सर। Yes. अच्छा, नाउ लेट्स सी सी वाला। सी वाला तो पता चल जा रहा है कि सी पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो उसमें रीजन तो लिखने की जरूरत नहीं है भाई, रीजन तो हम लोग डिसकंटिन्यूटी का लिख रहे हैं। अच्छा, डी का पेन उठाने की जरूरत पड़ गई, मतलब डी पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और ये कौन से टाइप का होता है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? So second. सेकंड टाइप का होता है। ये जो है वो सेकंड टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पे LHL और RHL इक्वल नहीं है। फिर E, लेट्स टॉक अबाउट E। तो E पे ऐसा, और फिर पेन उठाने की जरूरत पड़ गई ऐसा। तो E पे हमारा फंक्शन क्या होता? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। और यहाँ पे रीजन वही, LHL और RHL इक्वल नहीं होता। अब F और G जो है वो एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, F एंड G आर एंड पॉइंट्स। तो एंड पॉइंट्स पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है ना वन साइडेड लिमिट निकालते हैं। व्हाट वी डू, वी फाइंड वन साइडेड लिमिट। जैसे F राइट मोस्ट पॉइंट है, तो मैं लेफ्ट हैंड लिखूंगा और यहाँ पे ऐसे जाऊंगा, तो पेन उठाने की जरूरत तो पड़ गई। क्योंकि पेन उठाने की जरूरत पड़ गई मतलब डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि जो लिमिट है वो वन साइडेड लिमिट है, वो एक फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन फंक्शन वैल्यू में गड़बड़ी हो रही है। अगर फंक्शन वैल्यू यहाँ पे होती तो काम हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता है। तो यहाँ पे लिमिट के साथ इशू नहीं हो रहा, यहाँ पे इशू किसके साथ हो रहा है, फंक्शन वैल्यू के साथ। तो ये रीजन वन वाला हो गया। जी देखो, जी में ये वाला है। अब तुम इधर से ग्राफ लेके आओगे तो ऐसे तुम्हारा ग्राफ एकदम सही जा रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं किया। तो जी पे हम लोग क्या कहते हैं कि अपना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, यस सर। ओके गुड। सो ये ग्राफ से हम लोग कैसे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करते हैं वो हम लोग ने देखा। सर थर्ड वाले हाँ, डिसकंटिन्यूटी का ग्राफ क्या हुआ? बनेगा? थर्ड वाले डिसकंटिन्यूटी का ग्राफ बनेगा क्या? थर्ड वाले कॉन्टिन्यूटी का ग्राफ बनेगा मतलब समझ नहीं सर डिसकंटिन्यूटी का जो थर्ड ऑसिलेशन वाला है। आया। एक मिनट, थर्ड उसका वाले, ग्राफ बना ही नहीं पाएंगे ना, कोई एक वैल्यू की तरफ अच्छा जाएंगे। थर्ड वाले का जैसे तुम ना साइन ऑफ 1/x² देखो। जैसे साइन ऑफ, अगर तुम लोग के पास डेस्मोस हो, हाँ सर, वो पूरा एक शेडेड रीजन आ जा रहा है। साइन ऑफ 1/x², देखो मैं अपने फोन में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये दिख रहा है क्या तुम लोग को ग्राफ? देखो, मेरे को ब्राइटनेस कम करना।
फिर आप पीसी पे ब्राउजर पे भी कर सकते हो। अब इतना कौन खोलेगा? ये ग्राफ देखा तुम लोग को? थोड़ा ब्लर हो जा रहा होगा। तो हाँ सर हो क्या रहा होगा, अब मैं तुमको इसमें बना के दिखाता हूँ, मतलब थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा। तो इसमें क्या होता कि ग्राफ जो है ना वो ऐसे 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 ऐसे, फिर इधर भी ऐसे 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 ऐसे, एकदम बहुत ही ज्यादा डेंस होता। और क्योंकि बहुत ज्यादा डेंस होता, तो जब x इज इक्वल टू 0 के करीब पहुंचता, मतलब जब इस लाइन को छूने वाला होता, y एक्सिस को छूने वाला होता, जब वो y एक्सिस को छूने वाला होता तो होता क्या कि उसका वो जो एंड है, सिर्फ एक डोरी होती है, एक रस्सी टाइप की होती है, इसका एंड +1 या -1 के बीच में कहाँ पे होता वो तो हमको पता नहीं चलता। और इधर साइड की जो डोरी होती वो उससे ऐसे अटैच हो पाती कि नहीं हो पाती वो भी नहीं पता चलता। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसलिए थर्ड टाइप का जो है वहां पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। क्या? आई होप इतना समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब जो है हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे। अभी तो हम लोग क्या देख रहे थे? रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी। अब टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है तुम्हारी। कौन कौन से दो टाइप की? एक होती है रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी और दूसरी होती है नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, एक रिमूवेबल टाइप, एक नॉन रिमूवेबल टाइप। अच्छा, रिमूवेबल टाइप में दो टाइप की होती है। सबसे पहले तो रिमूवेबल टाइप क्यों कब होती है? रिमूवेबल टाइप तब होती है जब LHL और RHL तो बराबर हो, बट इशू किसके वजह से आ रहा हो? फंक्शन वैल्यू। फंक्शन वैल्यू की वजह से, f ऑफ a की वजह से इशू आ रहा हो। ठीक है। और नॉन रिमूवेबल टाइप में क्या होता है कि LHL और RHL इक्वली ना हो नॉन रिमूवेबल टाइप में। ठीक है, एक मिनट रुको। चलो, LHL और RHL इक्वल ना हो उस वजह से नॉन रिमूवेबल टाइप होता है। अच्छा, रिमूवेबल टाइप में भी दो टाइप होते हैं। एक होता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और एक होता है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और नॉन रिमूवेबल टाइप में दो टाइप होता है। एक होता है फाइनाइट टाइप, एक होता है इनफाइनाइट टाइप और एक होता है ऑसिलेटिंग टाइप।
ठीक है, इसको लिखो एक बार। डन सर। तो चलो अब जो जो लिखा है उसको हम लोग समझते हैं, बहुत आसानी से समझ लेंगे। अब हम लोग ग्राफ वगैरह सीख लिए ना, तो उससे बहुत आसानी से समझ लेंगे। अब तुम ही नाम से बताओ ना, मिसिंग पॉइंट का क्या मतलब हो रहा होगा? वो पॉइंट ही नहीं है उधर। वहाँ पे फंक्शन वैल्यू नहीं होगी, हाँ नॉट डिफाइंड होगी हाँ, फंक्शन वैल्यू। मिसिंग पॉइंट में क्या हो रहा होगा? LHL और RHL बराबर तो होंगे एट x इज इक्वल टू a पे, बट f ऑफ a जो है वो नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है। आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट नाम से क्या पता चल रहा है? तो पॉइंट ग्राफ से अलग होगा मतलब। हाँ, आइसोलेट होगा। LHL और RHL बराबर होंगे, बट वो f ऑफ a के बराबर नहीं होगा। भले f ऑफ a एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो दूसरी बात है, लेकिन वो f ऑफ a के बराबर नहीं होगा। ठीक है। जैसे मिसिंग पॉइंट में ग्राफ कैसा हो जाता? मिसिंग पॉइंट में से तुम्हारा ग्राफ ऐसा हो जाता। आइसोलेटेड पॉइंट में ग्राफ कैसा हो जाता? ऐसा हो जाता। ठीक है। फाइनाइट टाइप, सोचो फाइनाइट टाइप में का क्या मतलब हो रहा होगा? What will be the meaning of finite type? LHL और RHL इक्वल तो नहीं होंगे, तो GIF के जैसा होगा क्या? बट दोनों की वैल्यू फाइनाइट होंगी, कुछ फाइनाइट नंबर होंगी। तो GIF ले सकते हैं। जैसे GIF देख सकते हैं। इनफाइनाइट टाइप में क्या होगा? कम से कम एक लिमिट, एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट टेंड्स टूवर्ड्स प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। tan x ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑसिलेटिंग टाइप का, वो तो जो रीजन समझा ही दिया था। ऑसिलेटिंग टाइप, ऑसिलेशन में क्या होता है कि फंक्शन वैल्यू ऑसिलेट्स, फंक्शन वैल्यू ऑसिलेट्स एट x इज इक्वल टू a। फंक्शन वैल्यू ऑसिलेट्स एट x इज इक्वल टू a। तो फाइनाइट टाइप में देखो, LHL और RHL इक्वल तो होते नहीं, और दोनों फाइनाइट होते हैं। तो फाइनाइट टाइप में एक टर्म आता है जंप। तो जंप जो होता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन LHL एंड RHL, मतलब मॉड ऑफ LHL माइनस RHL। इनफाइनाइट टाइप में हम लोग जंप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि उसके जंप का मतलब कि वो तो इंफिनिटी हो गया। तो जंप किस में आता है? फाइनाइट टाइप। सो सारी चीजें क्लियर है? Yes, sir. Yes. ओके। अच्छा,
जैसे अब ये बताओ कि मैं इसको रिमूवेबल टाइप क्यों कहता हूँ और इसको नॉन रिमूवेबल टाइप क्यों कहता हूँ? कोई रीजन? नाम से क्या पता चल रहा है रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल? रिमूवेबल को रिमूव कर देंगे और नॉन रिमूवेबल को नहीं रिमूव कर सकते हैं। सर मतलब उसका फंक्शन डेफिनेशन कुछ चेंज कर सकते हैं, इसमें हाँ पॉसिबल नहीं है। हाँ, देखो रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी जो है, मतलब डिसकंटिन्यूटी तो है लेकिन थोड़ा बहुत फेर बदल करके हम लोग उस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। डन सर। जैसे फॉर एग्जांपल तुम ऐसे सोचो कि से ऐसा है और यहाँ पे है, तो अगर तुमसे पूछा जाए x इज इक्वल टू ए पे, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। जैसे मान लो मैं ऐसे सोच लूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स if x is not equal to 0 and 2 if x is equal to 0, तो कुछ ऐसा ही होता। यस सर। ठीक है, तो हाँ सर। मतलब ये अगर तुम देखो तो x इज इक्वल टू 0 पे ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। अब तुम सोचो कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी कि काश ये पॉइंट इधर आ जाता, अगर इस पोजीशन पे आ जाता तो हमारा ग्राफ कॉन्टिन्यूअस हो जाता हमेशा के लिए। यस सर। यस हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को इस जगह ला रहा हूँ तो मैं कितने पॉइंट्स के साथ छेड़खानी कर रहा हूँ? सर, एक ही पॉइंट के साथ छेड़खानी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं छेड़खानी कर रहा हूँ एक ही पॉइंट के साथ, तो एक पॉइंट के साथ छेड़खानी करके अगर मैं डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर लूँ, एक या दो या तीन कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के साथ छेड़खानी करके अगर मैं डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर दूं तो मैं इसलिए उसको कहूंगा कि रिमूवेबल टाइप। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा। रीडिफाइन कैसे करेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखूंगा? यहाँ पे जो 0 पे लिमिट की वैल्यू आती 1 आती, इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब इस केस में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? यस सर। तो इसका नाम हम लोग ने Yes, sir. रिमूवेबल टाइप क्यों लिखा? अपने आप इसकी डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी क्या? नहीं सर, कुछ तो नहीं, बदलना पड़ेगा। थोड़ा सा छोटे सा मैनिपुलेशन करने के बाद उसकी डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी। अब जैसे मान लो ये से हमारा एग्जांपल 1 था। अच्छा, एग्जांपल 2 मतलब जो नॉन रिमूवेबल टाइप में होता है कि लिमिट्स ही इक्वल नहीं होती, एलएचएल और आरएचएल इक्वल नहीं होते। अब जैसे मान लो इसका ग्राफ ऐसा है और ऐसा है, ठीक है, और मैं से ए पे कंटिन्यूटी रिमूव करना चाहता हूँ। ए पे तो डिसकंटिन्यूअस है, ये तो दिख ही रहा है। तो ए पे कंटिन्यूटी रिमूव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो पूरा लेफ्ट वाला ऊपर ले जाना पड़ेगा या राइट वाला नीचे लाना पड़ेगा? हाँ, पूरा लेफ्ट वाला ऊपर ले जाना पड़ेगा। जैसे पैरेलली ऐसे ले गए हम लोग तो कंटिन्यूटी रिमूव हुई। तो अगर मैं इस पूरे ब्लैक वाले को ऊपर लेके चला गया तो यहाँ पे मैंने कितने पॉइंट्स के साथ छेड़खानी कर दी? इनफाइनाइट पॉइंट्स। इनफाइनाइट पॉइंट्स, सब पॉइंट्स ऊपर चले गए कुछ डिस्टेंस पे। तो अब ऐसा थोड़ा अलाउड है, पूरा का पूरा रूल थोड़े चेंज कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि नहीं भाई,
यहाँ पे भाई डिसकंटिन्यूअस है एक पॉइंट पे, तो इसको डिसकंटिन्यूअस रहने दो। इसकी डिसकंटिन्यूटी हम लोग चाह के भी रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो फिर हम लोग को सारे पॉइंट्स के साथ करना पड़ता छिड़खानी। मतलब तुम सोचो कि एक पॉइंट के लिए क्या सारे पॉइंट्स के साथ छिड़खानी करना सही है क्या? नहीं। तो इसीलिए हम लोग ऐसे टाइप को क्या कहते हैं? नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। मतलब ये वाली जो डिसकंटिन्यूटी है वो चाहने पे भी रिमूव नहीं हो सकती। So now I hope all the theory part is clear. So आज हम लोग अभी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक केवल थ्योरी कर रहे थे, अगर तुम देखो तो। So अभी तक सब समझ में आ गया सबको? जल्दी जल्दी कमेंट करो, सारे बच्चे कमेंट करेंगे यस सर। चैट बॉक्स में सब लोग जल्दी जल्दी। अच्छा, जो लोग बैच 2 से आए उनको समझ में आ रहा है? सक्षदीप और सर्वेश, प्राची, दिव्यांश। सर आप एक बार चैट में हाई लिख देंगे क्या? ओके, सो कभी कभी क्या होता है कि जंप इन डिसकंटिन्यूटी पूछ लेता है। तो जंप इन डिसकंटिन्यूटी निकालना टफ है क्या? नहीं, बहुत आसान है। नहीं। तुमको क्या करना होगा? तुमको बस LHL निकालना होगा, RHL निकालना होगा, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो रहा होगा वो निकालना होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू e रेज टू 1 बाय x माइनस 1 होल अपॉन e रेज टू 1 बाय x प्लस 1 if x is not equal to 0 and 1 if x is equal to 0. ठीक है, डिस्कस continuity of fx at x is equal to 0 if discontinuous, then find jump in discontinuity. Then find jump in discontinuity. Yes, Tanmay. Yes, Shankar. Good. स्कूल खुल गया कि बंद है अभी भी सबका? सर बंद है। खुल गए सर। कौन सा स्कूल खुला? ऑर्किड ऑर्किड सर।
ऑर्किड्स कितने बजे तक खुलता है? 1 मिनट, स्कूल खुला मतलब छुट्टियां खत्म हो गई, लेकिन हाँ ऐसा। वही। हाँ हाँ, वो आज मंडे से ही। कितने बजे तक रहता है? सर, खत्म ऐसे 1 बजे तक हो जाता है। तो कंप्यूटर स्टूडेंट्स को 2 तक रहता है। हाँ 30 तक रहता है सर कंप्यूटर। क्या कह रहे हो? सर कंप्यूटर स्टूडेंट्स सर को 2 बजे के एक क्लास रहता है। अच्छा। और बाकी बाकी लोग, खारगर से वुड्स वाले, तुम लोग में किसी का स्कूल खुला है? खारगर से वुड्स। फ्रॉम नेक्स्ट वीक डीपीएस की अब समर वेकेशन है। चलो ठीक है। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, हम लोग को x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो हम लोग ने पहले राइट हैंड लिमिट निकाली। तो राइट हैंड लिमिट मतलब x जो है वो 0 प्लस है, मतलब 1/x क्या होता? इन्फिनिटी अप्रोचिंग। So limit x tending towards 0 plus e raised to 1 by x minus 1 whole upon e raised to 1 by x plus 1. अब देखो, ये क्योंकि ये वाला टर्म इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसके मुकाबले ये -1 और +1 कहीं स्टैंड ही नहीं करेंगे, तो फिर ये और ये कैंसिल भी हो जाते हैं। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1. So value of right hand limit is 1. So RHL is 1. अब जैसे मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है अपने को, तो से x 0 माइनस होता, तो 1/x क्या होता? माइनस इन्फिनिटी। एंड e टू द पावर 1/x मतलब e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। एंड e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जो है ना, वो बहुत करीब होता 0 के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जाता? 0 माइनस 1 होल अपॉन 0 प्लस 1 विच इज -1। तो देखो, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है ही नहीं, तो इसका मतलब कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता। अच्छा, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होती? अगर मैं पूछूं इसकी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो मैं कहता इट इज नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। इट इज नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। और नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी है, इट मींस क्या होता? जंप क्या हो जाता? इन दोनों का डिफरेंस 1 2, तो जंप जो है वो 2 हो जाता है। ओके, इतना क्लियर? यस सर। चल गुड। सर, वो ऊपर जाइए थोड़ा।
हो गया? हाँ, हो गया। अच्छा, okay, so this was all about continuity at a point. So continuity at a point हमारा खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्या चालू होगा? बताओ, नेक्स्ट क्या चालू होगा? continuity एंड मल्टीपल पर नहीं, at multiple points में, in an interval, continuity in an interval। ठीक है, तो continuity in an interval में होता क्या है वो देखो। अब इसके लिए मतलब बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ने की जरूरत है। सो वी विल segregate the functions in three types। तीन टाइप्स में अपने जितने भी फंक्शंस हमारे पास बेसिक फंक्शंस अवेलेबल है उसमें सेग्रीगेट करेंगे। उसमें जो टाइप 1 है, टाइप 1 वैसे फंक्शंस है, these are those functions, these are those functions which are continuous for all x belonging to real numbers। These are those functions which are continuous for all x belonging to real numbers। तो चलो बताओ जल्दी से कौन कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जो हमेशा कॉन्टिन्यूस है, कहीं भी ब्रेक नहीं करते। साइन एक्स, साइन एक्स हो गया, cos x, साइन एक्स, पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल। ओके, गुड। हाँ सर। अच्छा, इनवर्स फिगो में कोई फंक्शन है क्या ऐसा जो हमेशा कॉन्टिन्यूस हो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग सर टू? tan x और cot x, सर tan इनवर्स और cot इनवर्स। tan इनवर्स एक्स एंड cot इनवर्स एक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से मॉड एक्स भी तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होता है ना, यस। ऐसे कोई ब्रेक थोड़े कर रहा है। सो ये वैसे फंक्शंस हैं जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक डिफाइंड हो रहे होंगे और हमेशा कॉन्टिन्यूस होंगे। टाइप 2 फंक्शन क्या होंगे? These are those functions which are continuous in the entire interval in which they are defined। In the entire interval in which they are defined। ठीक है, जैसे इसका अगर तुम एग्जांपल देखो, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसे टाइप का ग्राफ होता है। तो देखो, जहां से जहां तक डिफाइंड है, क्या वहां से वहां तक वो कॉन्टिन्यूस है? Yes, कॉस इनवर्स एक्स, फिर ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, फिर और कौन सा? ln x। अच्छा, यहाँ पे a रेस टू x लिखना भूल गए। a रेस टू x जो होता है वो ऐसे टाइप का होता है। ln x का ग्राफ तुमको पता ही है, सबको पता है कि वो 0 से इंफिनिटी तक डिफाइंड होता है और वहां पे कभी भी ब्रेक नहीं होता उस दौरान, एक एंड से दूसरे एंड पे। ठीक है, और कोई ग्राफ ध्यान आ रहा है क्या?
हाँ tan x नहीं 10x नहीं, 10x टाइप 3 में आएगा। 10x जो है वो डिसकंटिन्यूटी को कंट्रीब्यूट करता है ना, तो टाइप 3 में वही फंक्शंस होंगे, फंक्शंस which are discontinuous at some points, functions which are discontinuous at some points। ठीक है, तो ये जो टाइप 3 है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। तो अब देखो कौन कौन से फंक्शन होते हैं और उनकी सर कौन कौन सी GIF पॉइंट्स ऑफ डिस्कॉन tan ऊपर x स्क्रॉल कीजिए ना एक बार। कर रहा हूँ। जैसे GIF और फ्रैक्शनल पार्ट हुआ, ये लोग जैसे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है वो क्या होती, x बिलोंगिंग टू इंटीजर, इसका भी x बिलोंगिंग टू इंटीजर। ठीक है, उसके बाद tan x एंड sec x, इसका जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता x बिलोंगिंग टू 2n+1 5 सर कोसेक और कॉट के लिए भी ये वैलिड है। हाँ, कोसेक x और कॉट x का जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता x बिलोंगिंग टू n पाई। और एक फंक्शन होता है, अगर तुमको याद हो, सिग्नम फंक्शन, तो वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है? सर 0 पर। 0 पे। सिग्नम का ग्राफ देखो, तो ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हुआ? 0 पे। सर ऊपर स्क्रॉल कीजिए। ऊपर करूँ? हाँ, हो गया। चलो, ये सबने लिख लिया? ऊपर जाऊं? टाइप 2, टाइप 1 वाले टाइप 2 में भी फॉल करेंगे। हाँ सर टाइप 1 को टाइप 2 में भी ले सकते टाइप 2 को टाइप 1 में नहीं ले सकते थे। क्या बोल रहे हो तुम? समझ में नहीं। और रियल नंबर। टाइप 1 जो है वो वैसे टाइप 1 को टाइप 2 में मान सकते हैं ना? देखो टाइप 1 मैंने इसलिए लिखा ताकि ये वो फंक्शन है जो ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड हो। ठीक है, और टाइप 2 में हम लोग को बस थोड़ा डोमेन का ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसलिए सेग्रीगेट करके रखा है। अभी उसका यूज समझ में आएगा, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो। ठीक है, सर ये टाइप 3 के जरा एग्जांपल दिखाइए एक बार। ये टाइप 3 है। डन सर, डन हो गया। चलो, ओके, तो अब जो है हाइपरबोला कृषिता कोई फंक्शन नहीं है ना, क्योंकि फंक्शन क्या होता है कि एक वैल्यू ऑफ x के लिए एक ही वैल्यू ऑफ y आती है। अब तुम जैसे मान लो पैराबोला देखो इसे, तो यहाँ पे एक वैल्यू ऑफ x के लिए दो वैल्यू ऑफ y आ रही है, तो ये फंक्शन है ही नहीं। तो हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो फंक्शन से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। पूरे एंटायर
कैलकुलस में फंक्शन से रिलेटेड ही बात करेंगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अच्छा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखो ऐसा होता है, ये जो है वो ये फंक्शन का है और ये x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और लिखना भूल गए, जैसे मान लो fx इज इक्वल टू 1 अपॉन gx, तो पता है ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा? Gx equal to 0. हाँ, fx will be discontinuous at those values of x, सर कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस? sorry, discontinuous at those values of x at which gx becomes 0, at which gx becomes 0, ठीक है, क्योंकि वहां पे फिर डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा gx becomes 0 मतलब एक तरीके से रूट्स ऑफ gx या रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर, समझ में आई बात? यस सर। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल हमारे सामने लिखा हो कि fx इज इक्वल टू 1 होल अपॉन 1, ऐसा लिखो, ठीक है, fx इज इक्वल टू 1 होल अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो बताओ कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या फाइंड द नंबर नहीं, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो देख लेते हैं। स्क्रॉल अप करो, एक मिनट। चलो इसको ट्राई करो, तब तक मैं स्क्रॉल अप करता हूँ, मैं आया 1 मिनट में। तो डिस्कस फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है, कौन कौन से पॉइंट्स पे या कौन कौन सी वैल्यू ऑफ एक्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो जैसे देखते हैं, एक तो तुम देखो कि जैसे मान लो अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 1, ये एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा,
समझ में आई बात? यस अच्छा, सर। अगर तुम सोचो कि ये वाली पूरी चीज 0 हो जाए तब भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। मतलब 1 minus 1 upon x minus 1 is equal to 0, which implies 1 upon x minus 1 is equal to 1, which implies x minus 1 is equal to 1, तो x is equal to 2, ये भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। Therefore कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे? 2। वैसे तो क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो हमारा आंसर होगा 1 and 2। वैसे अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ लिया तो आई विल से 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? यस। ओके, चलो अब देखो, आगे देखो भाई। सो अब नेक्स्ट है कि हाँ, तो टू डिस्कस continuity of fx in an interval, we will discuss continuity of fx at each point of the interval। मतलब ये बहुत ही वेग सा डेफिनेशन लग रहा होगा कि जैसे किसी एक इंटरवल में अगर हम लोग को कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी चाहिए। अब वैसे किसी भी इंटरवल में कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। तो क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे हम लोग को कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी चाहिए क्या? जिस पे लग रहा है कि फंक्शन गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो ये तो थ्योरेटिकल चीज हो गई। अब प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगा? प्रैक्टिकल अप्रोच होगा कि we will look for those points in the interval where function is discontinuous, where function is what? Discontinuous। हम लोग उन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैंने बोला ना कि टाइप 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि टाइप 3 वाले फंक्शंस कौन से होते थे? जो कहीं ना कहीं पे डिसकंटिन्यूअस हो जाते थे, टाइप 3 वाले फंक्शंस। So we will look for those points in the interval where the function is what? Discontinuous। ये प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। तो मैं बता दूंगा कि इस इंटरवल में भाई इन पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, सो उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। अब देखो, सो algebraic operation with respect to two functions, algebraic operation with respect to two functions। तो जैसे मान लो fx is equal to gx plus hx है, fx is equal to gx plus hx है। तो जो हम लोग पहला ऑपरेशन सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं? प्लस या माइनस वाला ऑपरेशन। जो पहला ऑपरेशन सीख रहे हैं वो हम लोग सीख रहे हैं
प्लस या माइनस वाला ऑपरेशन। तो इसमें केस 1 कि इफ एट x इज इक्वल टू a gx भी कॉन्टिन्यूस है और hx भी कॉन्टिन्यूस है, तो उन दोनों का सम जो है वो भी एक फंक्शन बनेगा, नया फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू ए क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा कि कंटिन्यूस कंटिन्यूस। कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे तुम ऐसे सोच सकते हो, यहाँ पे मैंने 3 एरो बनाए, जो 3 एरो होंगे अभी लगातार ये चलता जाएगा बहुत देर तक। एक एरो LHL का होगा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला, जो मिडिल वाला होगा वो फंक्शन वैल्यू का होगा, और जो तीसरा वाला होगा वो RHL का होगा। ये जो भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग किसी एक सिंगल पॉइंट के लिए डिस्कस कर रहे हैं, पूरे के पूरे फंक्शन के लिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने क्या कहा था कि अगर तुमको फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो तुम्हारे पास तरीका तो वही है कि किसी एक पॉइंट पे चेक कर सकते हो, फिर उसको हम लोग पूरे के पूरे इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको मैं दिखाऊंगा तुमको। तो जैसे मान लो एट x इज इक्वल टू ए gx कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस है मतलब उसके तीनों वैल्यूज इक्वल हो रहे होंगे तभी तो कॉन्टिन्यूस होंगे ना। hx भी कॉन्टिन्यूस है मतलब उसके तीनों वैल्यूज इक्वल हो रहे होंगे। अब जैसे इसको इसके साथ तुम ऐड करो तो ये अल्फा प्लस बीटा, फिर ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये तीनों भी इक्वल हो गए। मतलब अगर x इज इक्वल टू ए पे दो फंक्शन जो खुद कॉन्टिन्यूस है, x इज इक्वल टू ए पे fx भी कॉन्टिन्यूस है और gx भी कॉन्टिन्यूस है, तो उन दोनों का सम या उन दोनों का डिफरेंस x इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूस होगा। और बाकी किसी पॉइंट पे होगा कि नहीं होगा वो नहीं कह सकता, लेकिन x इज इक्वल टू ए पे जरूर होगा। ठीक है, तो अब देखो जी, जैसे केस टू में जैसे मान लो इफ एट x इज इक्वल टू ए fx जो है सॉरी gx जो है कॉन्टिन्यूस है लेकिन hx जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस है, तो इन दोनों का सम क्या होता? कॉन्टिन्यूस होता कि डिसकॉन्टिन्यूस होता? डिसकंटिन्यूस होता है। देख लेते हैं। जैसे मान लो ये कॉन्टिन्यूस है मतलब ये अल्फा 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 है। अच्छा ये डिसकॉन्टिन्यूस है मतलब कहीं ना कहीं तो एक जगह तो गड़बड़ी हुई होगी। जैसे मान लो बीटा बीटा गामा लिख लिए, ये क्या बन गया? अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा। अच्छा कभी क्या पॉसिबिलिटी है क्या कि इन तीनों की आपस में इक्वल होने की? नो सर। नहीं, नो सर। ये तो तीनों आपस में तभी इक्वल हो जाएंगे ना जब बीटा इज इक्वल टू गामा हो जाए। वो अच्छा बीटा इज इक्वल टू गामा होना मतलब वो तो फिर इसको कॉन्टिन्यूस ही फर्स्ट बनाता है वाला ना, केस तो बन जाएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता। सो अगर x इज इक्वल टू ए पे एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और दूसरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, तो उन दोनों का सम या उन दोनों का डिफरेंस x इज इक्वल टू ए पे क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूस। सो केस 2 क्लियर है तुम लोग को? यस सर। यस। अच्छा केस 3, जैसे मान लो अगर x इज इक्वल टू ए पे दोनों फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, तो उनका सम क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूस प्लस डिसकॉन्टिन्यूस। प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सर दोनों हो सकता है। दोनों हो दोनों सकता है।
यस, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है या डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। जैसे मैं तुमको एग्जांपल दिखाऊं, जैसे मान लो ये 2 2 3 है, ठीक है, ये 4 4 3 है, तो ये देखो ये भी डिसकॉन्टिन्यूस है, ये भी डिसकॉन्टिन्यूस है, लेकिन इनको जब तुम लोगे तो क्या बन जाएगा, 6 6 6 कॉन्टिन्यूस हो गए। अच्छा, कोई एकदम से सर हेलो सर। गए शायद। हाँ बोलो। सर वो एकदम से के बाद लैग हो गया। यस अच्छा। सर, आपका फ्रीज हो गया था। तो कहाँ तक सुना था? केस 3 स्टार्ट कर लिया था हम लोगों ने। हाँ हाँ सर, वो हाँ। 666 लिखने के बाद उसके बाद आप कह रहे थे कि हाँ, कुछ तो कह रहे थे। उसके बाद मैं ये कह रहा था कि कोई एक क्लासिक एग्जांपल बताओ जिसमें x इज इक्वल टू a पे दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो लेकिन उनका सम कॉन्टिन्यूअस हो जाए, एक So कॉन्टिन्यूअस fractional part plus GIF function. फ्रैक्शनल पार्ट प्लस जी आया। यस एग्जैक्टली। जैसे मान लो मैं at x is belonging to integer ले लूं, at x is equal to integer, gif of x plus fractional part of x, ये तुम लोग को पता है कि x के बराबर होता है। अच्छा, x तो तुमको पता है कैसे टाइप का फंक्शन है, f(x) इज इक्वल टू x, मतलब ये लीनियर फंक्शन है और ये लीनियर फंक्शन तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता ही है। और gif, जैसे gif के बारे में मैं क्या कहूंगा कि gif और फ्रैक्शनल पार्ट जो है ना, ये इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है। अच्छा, इसका अगर मैं ऐसे ट्री डायग्राम बनाऊं तो बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? i-1 आएगी, ठीक है, फंक्शन वैल्यू i, राइट हैंड लिमिट i, समझ में आया? अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो 1 होगी, फंक्शन वैल्यू x की वैल्यू i डालोगे तो 0 होगी और राइट हैंड लिमिट 0 होगी। अब देखो इनके रेस्पेक्टिव वाले को ऐड करो, i-1 और 1 को ऐड करोगे तो i और 0 को ऐड करोगे तो i और 0 को ऐड करोगे तो i, ठीक है। देखो तीनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। सो होता क्या कि जब भी तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस वाला सीन बने तो वो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है या डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो वहां पे हम लोग को क्या करना पड़ता है कि फर्दर एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, अपने को फर्दर एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो फर्दर एनालिसिस है वो क्या है, वो यही है, ट्री डायग्राम बनाना, ठीक है। फर्दर एनालिसिस क्या है, वो ट्री डायग्राम बनाना है। समझ में आया? यस सर। ओके, अब देखो चलो, सो अब देखो मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ, अब इसको क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है हम लोग को। जैसे मान लो
कि क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस e रेज टू एक्स, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx। क्या करना है? डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx। तो सबसे पहला काम क्या होगा ना कि ये पहचानना कि डोमेन क्या है fx का। तो देख के बताओ भाई fx का डोमेन क्या है? सर ऑल रियल नंबर्स। All real numbers. साइन एक्स का भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और e रेज टू एक्स का भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। सो डोमेन विल बी x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, साइन एक्स और e रेज टू एक्स दोनों, उन तीनों टाइप में से कौन से हैं? सर टाइप दोनों 1। टाइप 1 है। दोनों टाइप 1 है, मतलब ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो जैसे मान लो मैं कोई भी x इज इक्वल टू a लूं, कोई भी x इज इक्वल टू a लूं, तो अगर sin x हमेशा कॉन्टिन्यूअस है तो x इज इक्वल टू a पे क्या हो रहा होगा? कॉन्टिन्यूअस हो रहा होगा कि डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा होगा? Continuous. कॉन्टिन्यूअस, ऑब्वियस सी बात है। कंटिन्यू e रेज टू x वो भी कॉन्टिन्यूअस, एंड कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस इज कॉन्टिन्यूअस। समझ में आई बात? अच्छा, ये a क्या हो सकता था? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता था। सो हम लोग क्या कमेंट करेंगे? fx is continuous for all x belonging to real numbers. fx is continuous for all x belonging to real numbers. तो देखो यहाँ पे क्या हम लोगों ने किसी एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करके बताई क्या, कि पूरे के पूरे इंटरवल में डिस्कस करके बता दी? बोलो बच्चों। एक पॉइंट पे। नहीं, यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट लिखा वो तो पूरे के पूरे इंटरवल में डिस्कस हाँ करके सर बता वो दी। स्टेटमेंट, लेकिन हमने चेक एक पॉइंट के हिसाब से किया। हाँ हाँ, लेकिन हमारा जो प्रोसीजर था वो क्या था? पॉइंट पे चेक करने का प्रोसीजर था हमारा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था। अब जैसे मान लो मैं दूसरा क्वेश्चन लूं, fx इज इक्वल टू ln x प्लस gif ऑफ x। fx इज इक्वल टू ln x प्लस gif ऑफ x, और हम लोग को इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx। डिस्कस व्हाट? कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx। तो पहला काम क्या होता है क्वेश्चन, कैलकुलस के क्वेश्चन में? डोमेन लिखना। तो ln का डोमेन क्या होता? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, जीरो जीरो से से इन्फिनिटी। और gif का डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो जो हमारा फाइनल डोमेन आता वो हमारा होता 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? जो फाइनल डोमेन होता है वो हमारा 0 से इन्फिनिटी होता है। अब इसमें देखो जो जो फंक्शंस हैं उनके टाइप लिखो। ln x टाइप 2 का है, gif जो है वो टाइप 3 का है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता था तीनों टाइप्स में? टाइप 3 होता था। तो हम लोग क्या करेंगे कि मेरा पूरा फोकस gif पे रहेगा। तो gif कहाँ कहाँ, अब gif कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता था? इंटीजर्स। इंटीजर्स पे ही डिसकंटिन्यूअस होता है gif। ऐसा नहीं है कि gif हर एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, मतलब तुमको ऐसा नहीं सोचना है कि gif वाला जो फंक्शन है वो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ही है
और वो किसी भी फंक्शन के साथ ऐड होके वो ओवरऑल फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस ही बना देगा। ऐसा नहीं है, जीआईएफ वाला फंक्शन जो है वो केवल कुछ ही पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है। और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? इंटीजर्स। तो यहाँ पे हम लोग को अब x के दो केसेस लेने पड़ेंगे। पहला तो केस होगा कि इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो हम लोग को जो भी x लेना पड़ेगा वो डोमेन के अंदर ही लेना पड़ेगा। सो इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और दूसरा केस क्या लेंगे? हेलो सर। सर हाँ सर आपकी अभी जस्ट आवाज आई। क्वेश्चन दिखा था, क्वेश्चन दिखा तुम लोग को? केसेस से शुरू कीजिए। तो मतलब स्टार्ट करते वही ही केस टू। ठीक है, चलो ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो केस 1 में क्या था कि अगर x नेचुरल नंबर हो, मैं केसेस किस हिसाब से ब्रेक कर रहा हूँ? जीआईएफ को देख के ब्रेक कर रहा हूँ। मतलब जो फंक्शन टाइप 3 का होता है, जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, उसको देख के ब्रेक किया। और केस 2 क्या हो गया कि x बिलोंगिंग टू 0 से इंफिनिटी एक्सेप्ट नेचुरल नंबर। तो देखो जब x नेचुरल नंबर होता तो उस समय ln x क्या होता? कॉन्टिन्यूअस होता कि डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूस। कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, जीआईएफ ऑफ x क्या होता उस समय? डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूअस। नेचुरल नंबर पे तो जीआईएफ डिसकंटिन्यूअस होता ना, तो कॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस क्या बन जाता? डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, इफ x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी एक्सेप्ट नेचुरल नंबर, तो इस समय ln x क्या होता? कॉन्टिन्यूअस। अब बताओ जीआईएफ ऑफ x क्या होता? कंटिन्यूस। नहीं, जीआईएफ कॉन्टिन्यूअस होता। देखो जीआईएफ के लिए तुमको कैसा सोचना है? जीआईएफ कंटिन्यूस ही बोला। केवल इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सब जगह तो कॉन्टिन्यूअस है ना। जैसे तुम जीआईएफ का ग्राफ देखो। हाँ सर, वो हाँ, फ्लैट लाइंस आ जाती है। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूअस है ग्राफ, ठीक है। सो तो हम लोग फाइनली कमेंट क्या कर सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस इज कॉन्टिन्यूअस। तो आई विल से दैट fx is discontinuous at x belonging to natural numbers and continuous for x belonging to 0 से infinity except natural numbers। अच्छा, कोई कहता कि फॉर नेगेटिव x क्या हो रहा होता? कॉन्टिन्यूअस हो रहा होता कि डिसकॉन्टिन्यूअस? तो मैं कहता कि मैं उस बारे में बात एग्जिस्ट ही ही नहीं नहीं करूंगा, करता। मैं उस बारे में बात ही नहीं करूंगा। आई वोंट टॉक उस बारे में, उस बारे में हम लोग बात ही नहीं करेंगे कि x लेस देन 0 के लिए कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस होता, ठीक है। क्योंकि x लेस देन 0 के लिए तो ग्राफ ही नहीं होता ना, और ग्राफ नहीं होता तो उसके कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में तो कुछ कहेंगे ही नहीं। अंडरस्टूड? यस yes sir.
अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन तुम लोग करो, एफ एक्स इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस सिग्नम एक्स, डिस्कस continuity of fx. चलो देखते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे जो दो फंक्शंस इन्वॉल्व है, सबसे पहले तो डोमेन जो है उसका ऑल रियल नंबर्स होता है। अब यहाँ पे जो दो फंक्शंस इन्वॉल्व है, दोनों टाइप 3 के हैं। अच्छा, इसका जो है x बिलोंगिंग टू इंटीजर होता, इसका जो है x इज इक्वल टू 0 होता। अब मैं सोचता
कि क्या x इज इक्वल टू 0 भी एक इंटीजर है क्या? मैं कहूँगा हाँ। तो अब बताओ यहाँ पे मेरे को कितने केसेस देने पड़ते हैं? 3 केसेस लेने पड़ते हैं। 3 केसेस क्यों लेने पड़ते हैं वो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो इफ x belongs to does not belongs to integer, पहला केस तो ये हो गया कि x इंटीजर नहीं है, बाकी सब कुछ हो सकता है। दूसरा केस लिया कि if x belongs to integer except 0, और तीसरा केस लिया कि if x is equal to 0। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि सर केस 2 और केस 3 दोनों अलग अलग क्यों लिया? उसका मैं रीजन क्योंकि सिग्नम 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। हाँ देखो केस 2 में क्या होता, उसमें GIF तो डिसकंटिन्यूअस होता ही, लेकिन सिग्नम जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता। x इज इक्वल टू 0 पे क्या होता कि GIF भी डिसकंटिन्यूअस होता और सिग्नम भी डिसकंटिन्यूअस होता। एंड x नॉट बिलोंगिंग टू इंटीजर पे दोनों लोग कॉन्टिन्यूअस होते। तो कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस, ये तो कॉन्टिन्यूअस बनता ही है। डिसकंटिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस, ये भी इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस बनता है। अच्छा, डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस में ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है हम लोग को, फर्दर एनालिसिस करना पड़ता है। तो देखो जैसे ये GIF है और ये सिग्नम है, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो x इज इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं। तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है GIF की? -1। फंक्शन वैल्यू क्या होता? 0। राइट हैंड लिमिट क्या होती? 0। अच्छा, 0 पे सिग्नम का लेफ्ट हैंड लिमिट -1, फंक्शन वैल्यू 0, राइट हैंड लिमिट 1। तो अब जब हम लोग इसको ऐसे 3 भाग में लिखते तो -1 प्लस -1 -2, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1। तो ये तीनों अनइक्वल है, मतलब ये क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। तो हम लोग को क्या क्या पता चल गया कि ये x बिलोंगिंग टू इंटीजर एक्सेप्ट 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस है और x इज इक्वल टू 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। सो हम लोग क्या लिखते हैं? fx is discontinuous for all x belonging to integer and continuous for x belonging to real number except integers। यही डिस्कस कर लिया हम लोगों ने fx की कॉन्टिन्यूटी पूरे के पूरे इंटरवल में। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। ओके चलो, सो अब देखो, अब जो है मैं तुम लोग को बुकलेट से मैंने क्वेश्चन टिक कर दिए हैं। बुकलेट के भी क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिए ना मैंने? दिए थे सर शायद। बुकलेट के दिए थे? चलो ठीक है, जो भी है मैं एक बार फिर से उसको दे दूंगा और उसको तुम लोग कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास हमारा कब है? एक मिनट देखता हूँ। कब है नेक्स्ट क्लास? सर कर लिए। कर लिए, ठीक है ओके। तो जितना हो सके उतना करो
और हाँ बुकलेट सर दिया था, दिया था मैंने बुकलेट का। कंटिन्यूटी का ही ना। हाँ कॉन्टिन्यूटी बुकलेट से होमवर्क दिया था। हाँ सर, ये स्टेट लेवल के 1 to 7, 8 to 14 और बाकी के ग्रुप पे डाले सर अपने होमवर्क के। ओके हाँ, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन और स्टेट लेवल। अच्छा मैंने कुछ क्वेश्चन उसके भी शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं, शायद जेई लेवल के भी शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं, तो उसके भी मैं क्या कहता हूँ देता हूँ तुम लोग को, ठीक है? उसको अब तुम लोग कर लेना सब लोग। सर आपकी आवाज मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो है शायद जेई लेवल के भी शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं, तो अभी तक जो पढ़ा है उसके उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन होमवर्क अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? और सब लोग उस क्या कहते हैं वाइस ऐप पे ज्वाइन कर लो, तो होमवर्क सबमिशन वगैरह भी उसी के थ्रू करेंगे। ओके चलो, सो गुड बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय।